हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स पर बेस्ड दो टॉपिक को हमने फिनिश करा दिया है। पहला है हमारा सिंपल मैट्रिसेस और सेकंड हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स का लीनियर इक्वेशंस में भी यूज करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और इक्वेशंस, राइट। मतलब जब भी हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर रैंक की हेल्प लेंगे। विद द हेल्प ऑफ रैंक से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम किस प्रकार की लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगी हमारी इस प्रकार की। AX इज इक्वल टू O, यहाँ जीरो नहीं है ये, मतलब ये इसका मीनिंग होता है नल मैट्रिक्स। क्या होता है? नल मैट्रिक्स। तो AX इज इक्वल टू 0 ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है। किस प्रकार से होता है मैं छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस का मीनिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी होमोजेनियस कहलाती है। इसमें क्या है कि वेरिएबल की जो पावर है वो तो बन रहेगी, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा 0 होगा। और इनको हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। ऐसे हमने बोल दिया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारी कहलाती है नॉन होमोजीनियस। मतलब यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म हमें गिवन होगा, 0 नहीं होगा। तो अभी जो हम फिलहाल इस वीडियो में जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का, राइट। साथ साथ में आपको एक छोटा सा बिंदु बता दूं, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को AX इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते किस प्रकार हैं। ऐसे छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसी को आप एक्सटेंड कर दीजिएगा, उसी को आप बढ़ा दीजिएगा वेरिएबल्स के लिए, राइट। ऐसे हमने बोला a1x प्लस v1y इज इक्वल टू c1 0 मान लीजिए, a2x प्लस v2y, चलिए इसको ऐड कर दें, c1z इक्वल टू 0, v2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस v3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो हम इसको ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर a क्या होगा? a हमारा होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जैसे आप क्लास 12 में लिखते थे लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आप इनवर्स फाइंड करते थे मैट्रिक्स ए का। यहाँ पर हम इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रैंक की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा होता है ए, ये हमारा होता है एक्स, और ये हमारा क्या होता है ओ, मीन्स नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, वेयर ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स मीन्स a1 v1 c1, a2 v2 c2, a3 v3 c3। x इज इक्वल टू होता है हमारा, ये x y z वेरिएबल है तो x y z, और यदि हमारे x1 x2 x3 है तो हम x y z को x1 x2 x3 से रिप्लेस कर देंगे। और o हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन नल मैट्रिक्स, नल कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो हम जब भी हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम सिंपली इसको इस प्रकार से बोलते हैं AX इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर ये होता D1 D2 D3, तो ये हमारा चेंज हो जाता, ये हमारा हो जाता D1 D2 D3, और हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता AX इज इक्वल टू B। इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
नॉन होमोजीनियस। यहाँ पर क्या होता, कांस्टेंट टर्म हमारा जीरो नहीं, लेकिन जब हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म कितना होगा, जीरो। राइट। अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस होगा तो हमारे सॉल्यूशंस किस प्रकार से हमें मिलेंगे, किस प्रकार से, जीरो सॉल्यूशन होगा या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जीरो सॉल्यूशन होगा या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे, इस चीज पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बस ये हमारा होने वाला है। solution of homogeneous system of linear equations, linear और ये हमारा हो गया equations, solution of homogeneous system of linear equations, और इसको हम बोल सकते हैं और solution of ax is equal to 0, क्योंकि ax equals to 0 का मीनिंग क्या है कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो है। ax इज इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू जीरो। ए क्या, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या है हमारा, कॉलम मैट्रिक्स किसका, वेरिएबल्स का, और o क्या हमारा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम नल मैट्रिक्स। राइट। केस 1, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा आप, इसे मान लीजिए हमारा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ये है, मान लीजिए सिंपल में एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ अभी जो मैंने लिखा था, c1z इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y, इसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। c2z इक्वल्स टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमने सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हमने ले लिया, 3 हमारी इक्वेशन है। इसमें एक चीज़ और आपको समझना है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशंस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, स्मॉल m से। नंबर ऑफ वेरिएबल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक होता है उसको हम r से, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा पहला केस बनता है केस 1। केस 1 बनता है इफ r इज इक्वल टू n, यदि हमारा r इज इक्वल टू n है, मतलब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमारा ऐसा है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो जीरो सॉल्यूशन होगा। Then the system of equations or linear equations have zero solution only। जीरो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, जीरो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि हमारे जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब का वैल्यू जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो। अगर इनकी जगह कुछ और है तो x1 इज इक्वल टू जीरो, y1 इक्वल टू जीरो, x1 x2 x3 सारे वेरिएबल जीरो हो जाएंगे। लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल है, और इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। राइट। अब केस इसमें इसमें एक चीज और याद रखना आपको, n माइनस आर, अगर मान लीजिए n माइनस आर कितना आएगा, जीरो, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे वो जीरो होंगे, इज इक्वल टू जीरो, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारे कितने होंगे, जीरो। मीन्स जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और
नो लीनियरली इंडिपेंडेंट, एल मीन्स लीनियरली, आई मीन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आर देयर। कोई भी लीनियर, जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, मतलब कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। केस सेकंड हमारा ये है कि अगर मान लीजिए इफ रैंक ऑफ आर इज लेस देन हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से। ये केस आपको याद रखने होंगे। ये केस अगर आपका रैंक n से छोटा है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा है, इस केस में क्या होगा? रैंक ऑफ a इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। इस केस में क्या होंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन नॉन जीरो। कैसे होंगे? नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा हमारा। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नॉन जीरो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। और नॉन जीरो और कैसा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नॉन जीरो लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा, जो कैसे होंगे? नॉन जीरो सॉल्यूशन। और इसमें हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे भाई? इस बार तो n बड़ा है ना, तो n माइनस आर लीनियरली, जितना भी आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, जो भी आएगा n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर होंगे, राइट। और एक थर्ड केस और बनता है हमारा, थर्ड केस। ये क्लियर हो गया? केस थर्ड हम यहाँ लिख दे रहे हैं। केस 3 हमारा और बनता है लास्ट। अगर मान लीजिए बाई चांस होता है, क्या है इसको, ये क्लियर दिख रहा है एकदम आपको? ठीक है। अगर मान लीजिए बाई चांस हमारा नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाएं, वेरिएबल ज़्यादा होना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने आपको, अगर आपने रैंक वाला वीडियो हमारे ध्यान से सुने हैं, तो हम हर बार एक पॉइंट को बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक उसकी रोज से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब जैसे मैं यहाँ से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो ये रोज जो बन रही है r1 r2 r3, वो किसके इक्वल होंगी? नंबर ऑफ इक्वेशंस के। मतलब जो नंबर ऑफ रो होंगी वो नंबर ऑफ कितनी इक्वेशंस है उन्हीं के इक्वल तो होंगी। और हम जानते हैं कि रैंक इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ रोज। भाई किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज है उससे तो छोटी होगी हमेशा। इसका मीनिंग क्या है? लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो आर जो होगा हमेशा वो, और रो किससे बनेंगी? इक्वेशन से। तो इक्वेशन कितनी है हमारी? m। यदि हमारा r लेस देन m हो जाए, मतलब ये तो इक्वल भी हो सकता है, और अगर बाई चांस लेस हो जाए तो क्या होगा? यहाँ तो इक्वल होगा, अगर इक्वल है तो फिर तो ये वाला केस हो ही गया, फिर तो अलग केस हो गया। अगर मान लीजिए रैंक हमारा जो इक्वेशंस हैं वो हमारा वेरिएबल से कम है, और r हमेशा कैसा होता है? नंबर ऑफ रोज से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? n हमेशा m से बड़ा है यहाँ पर, और r कैसा है? r जो है m के इक्वल है या फिर छोटा है। इसका मीनिंग क्या है? r इज लेस देन n हो जाएगा इस केस में। इन दोनों का मीनिंग निकालिए ध्यान से जरा। m इज लेस देन n एंड r इज लेस देन और इक्वल टू m। तो यहाँ से आप क्या पाएंगे कि अगर हम m का जो r का जो वैल्यू होता है हमेशा वो m से लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। और हम थर्ड केस में क्या मान चल रहे हैं? पहला r इक्वल टू n, सेकेंड r इज लेस देन n, और थर्ड है हमारा m इज लेस देन n। और जब ऐसा केस होगा तो इन दोनों का कंबाइंड मीनिंग हमारा ये निकलेगा कि हम m का वैल्यू m से छोटा रख रहे हैं या फिर बराबर रख रहे हैं, तो वो n से भी तो छोटा होगा। ये वाला केस जो होगा वो सेम ये वाला हो जाएगा हमारा। इस केस में भी हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे थर्ड केस में। इसको याद रखिएगा। इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको हम ऐसे पहचानेंगे कि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो होंगी, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो होंगी हमारी वो लेस देन होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स।
वो क्लियरली दिख जाएगा। वैसे तो ऐसा कोई केस हमने अभी तक देखा नहीं है, ऐसा है नहीं, वैसे बुक्स में नहीं है, लेकिन बाई चांस आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब ऐसा कैसा मिलेगा आपको, ये इस टाइप से मिलेगा, दो इक्वेशन लेकिन वेरिएबल 3। इसका मीनिंग क्या, यहाँ पर m कितना है 2, n कितना है 3, और इसका जो रैंक आएगा उसमें मैट्रिक्स एक तो होगा नहीं, तो रैंक मैक्सिमम कितना हो सकता है 2, मैक्सिमम 2 हो सकता है ना, 2 रो बनेंगी तो 2 से ज़्यादा तो होगा नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि इस केस में r फिर से लेस देन n हो जाएगा। एग्जाम्पल भी देखे हमने समझा दिया इस थर्ड केस में, और ये थर्ड केस हमारा सेम होता है सेकंड केस की तरह। अब हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चनों की तरफ। एक क्वेश्चन लेंगे, वहाँ से आपको एकदम क्लियर आइडिया लग जाएगा। 2 से 4 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा मैं इस वीडियो में, और आप इसकी पूरी एक्सरसाइज को, कंप्लीट एक्सरसाइज को आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, राइट। क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जरा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, सिस्टम ऑफ लीनियर, एल का मीनिंग है लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। ये 3 इक्वेशन हमें गिवन है, और तीनों, ये जो हमारा पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारा होमोजीनियस है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, राइट। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू O। O का मीनिंग क्या है, नल मैट्रिक्स, नल कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हमारा आएगा 2 -3 1, कोफिशिएंट x y z का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 2 -3 4 -1 -2, और x से हमारा कॉलम मैट्रिक्स किसका, वेरिएबल्स का, इज इक्वल टू 0 0 0। आप चाहें तो यहाँ पर O भी लिख सकते हैं, मतलब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा रहने दें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुइटेबल लगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर हमें सबसे पहले हमें यहाँ क्या चेक करना, देखिए यहाँ पर मैं आपको साइड में यहाँ दिखा दे रहा हूँ। m का वैल्यू कितना है, m है हमारा 3, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है हमारी 3, नंबर ऑफ इक्वेशंस। n कितना है हमारा 3, मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल। r मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, वो हम निकालने जा रहे हैं अभी। इस मैट्रिक्स का रैंक आप निकालने जा रहे हैं, वो हम यहीं पर निकाल लेंगे, अलग से मैट्रिक्स को रख करके ऑपरेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर हम ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, राइट। कैसे निकालेंगे इसका मैट्रिक्स का रैंक, देखिए आप चाहें तो अलग से निकाल लें या फिर यहीं पर निकाल लें। इस मैट्रिक्स पहले यहाँ पर बनाइए, तो हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाएंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, 1 माइनस करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे तो 1, इसको हम माइनस करेंगे तो -5, इसको हम माइनस करेंगे तो 4, और ये हमारा सेम आएगा 1 2 -3 4 -1 -2 x y z, और ये हमारा आ गया O। अब हम इस 1 की हेल्प से इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे और इस वाले एलिमेंट्स को, मतलब एक तरह से हम एसेलॉन फॉर्म में बना लेंगे इस मैट्रिक्स को, एसेलॉन फॉर्म में। तो इस 1 की हेल्प से R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 4 R1। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा x y z, ये हमारा O है, इसको हम माइनस करेंगे तो 0। फर्स्ट रो में आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो सेम टू सेम लिख दीजिए, इसको माइनस कर देंगे 0 7, इसको हमारे 7, इसका 4 टाइम्स 0, इसका 4 टाइम्स कितना आएगा, इसका 4 टाइम्स आएगा 20, और 20 को फिर माइनस प्लस करेंगे तो 19, राइट। इसका 4 टाइम्स कितना आएगा
16 और फिर हम कर रहे हैं माइनस, तो 16 माइनस 18। अब आप एक काम और करिए, यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या फिर हम यहाँ से हम एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि अगर हम इसको इस मैट्रिक्स को इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा। भाई इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 होगा, डायरेक्टली अगर हम देखें तो। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी हम इसको एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, हमारा जो R3 होगा उसको एक काम करें, यहाँ पहले 1 बनाएं। 1 कैसे बनाएंगे, 7 से डिवाइड कर दिया हमने R2 में, 7 से डिवाइड तो 1 बन गया, और इसमें 19 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब R3 में से R2 का 19/7 टाइम्स माइनस कर दो। यहाँ तो आप यहीं पे लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, मैं दोनों तरह से लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर मैं 19/7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, -19, और यहाँ पर ऐड कर देंगे भाई, मतलब इस तरह से इनडायरेक्टली माइनस कर देंगे ना, यहाँ पर माइनस आएगा तो ये 0 बन जाएगा, मतलब एसएलएन फॉर्म में बन जाएगा हमारा। तो फर्स्ट रो में तो आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 1 - 5 4, और ये 0 7 7, सेकेंड रो हमारा सेम रहेगा। और थर्ड में क्या बनेगा, इसका से ये 7 है, 7 में 19/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 19 आ गया, फिर ये माइनस करेंगे तो 0। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना है, 19/7 से, तो 19 आएगा, फिर हम इसको माइनस करेंगे तो -18 -19, तो ये हो जाएगा हमारा 37। हाँ 37 हो गया। आपने इसको एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। यहाँ पर ही हम बोल देते मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स हैव नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। इसका मीनिंग क्या है, इसका जो रैंक होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो फिर भी इसका रैंक 3 आया, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। तो रैंक ए, रैंक कितना आ गया, 3, मीन्स आर हमारा 3 आ गया, और आर हमारा कितना आ गया, 3, एन कितना है हमारा 3, आर कितना है हमारा 3, तो n इज इक्वल टू आर है। वाई, केस 1 जो हमने बताया आपको, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस will have 0 solution only, 0 solution only, 0 solution रखेगा केवल, मीन्स x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 is the only solution। ये ही केवल सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। केवल हमें रैंक फाइंड करनी है, अगर इक्वल आया तो केवल यही सॉल्यूशन होगा, और जब हमारा रैंक लेस देन n आ जाएगा तो उस केस को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस जिसमें कि हमारा कांस्टेंट टर्म 0 होगा, का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बस आपको केवल रैंक फाइंड करनी है। रैंक के बेस पर ही हम बोल देंगे हाँ भाई रैंक इक्वल आ गया, 0 सॉल्यूशन, रैंक लेस देन आया, नॉन जीरो, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन हम किस प्रकार निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखने वाले। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम, किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इज इक्वल टू o, ए कितना हमारा 1 2 3 2 3 4 7 13 19, और हमारा x हो जाएगा x y z इज इक्वल टू o।
फिर से भाई सेम, फिर से भाई हमें रैंक हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का। तो हम इस 1 की एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों एलिमेंट को 0 बना देंगे। मीन्स R2 हमारा हो जाएगा R2 - 2R1 एंड R3 हमारा हो जाएगा R3 - 7R1। तो ये हमको मिल जाएगा 1 2 3, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका ट्वाइस 0, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो -1, ट्वाइस माइनस करेंगे तो हाँ ठीक है, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो -2, इसका 7 टाइम्स 0, इसका 7 टाइम्स 14 हो गया तो -1, इसका 7 टाइम्स -2 21 हो गया ना। तो x y z इज इक्वल टू, अब सीधा हम इसको यहाँ माइनस कर देंगे। मीन्स R3 इज इक्वल टू R3 - R2। तो हमको ये मिल जाएगा 1 2 3 0 -1 -2 और ये हो जाएगा हमारा 0 0 0, x y z 0 0 0। बहुत ही ईजी हमारे क्वेश्चन है ये, राइट। इसका मीनिंग क्या है, रैंक ऑफ ए कितना आ गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, भाई नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो हमारा रैंक ऑफ आर हो गया, ये हमारा 2 हो गया रैंक ऑफ आर। रैंक ऑफ ए मतलब आर बराबर 2, और एन कितना है हमारा, एन हियर एन इक्वल टू 3 है हमारा। तो हमारा जो आर है वो लेस देन एन हो गया ना। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और वो भी नॉन जीरो। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन will have infinite number of नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन हम निकालेंगे किस प्रकार से, अच्छा लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने होंगे, n - r, n कितना है 3, r कितना है 2 इक्वल टू 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। इसका मीनिंग क्या होता है मैं भी आपको बताने वाला हूँ, n - r इज इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग ये हो गया कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब एक हमें यहाँ पर वेरिएबल हमें चूज करना होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में। मतलब हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल को अपनी तरफ से चूज नहीं करेंगे तो हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन तो होंगे, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें एक वेरिएबल को चूज करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अच्छा अब आपको करना क्या है यहाँ पर, लास्ट में ध्यान रखिए, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इस तरह से करना है। तो आपको क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 1x 2y 3z, 1x 2y 3z। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल, 0 -y - 2z। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। इस इक्वल टू कितना है, इस इक्वल टू में आपका 0 0 0 और इनको इक्वल कर दीजिए, जो दो मैट्रिक्स इक्वल है। इसका मीनिंग क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे z आएगा, इक्वल होंगे। -y - 2z इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल को कोई चूज कर लेंगे, कोई कुछ भी चूज कर लीजिए आप। ऐसे मान लिया आपने चूज कर लिया, लेट z इक्वल टू k मान लिया आपने, क्या मान लिया k, तो z को k पुट कर देंगे यहाँ पर। तो -y - 2k इज इक्वल टू 0, तो y हमको मिल जाएगा -2k। z हमारा k हो गया, y हमारा -2k। अब हम z और k का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे यहाँ a में, तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस का 4k, z कितना हो जाएगा +3k इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा -k, x इज इक्वल टू प्लस का k, y इज इक्वल टू -2k एंड z इज इक्वल टू k। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं बस, तो यही आएगा आंसर। तो x का वैल्यू 2c आ रहा है क्योंकि इन्होंने z को c चूज किया है, तो z को c चूज करेंगे तो y हमारा -2k, x हमारा 2c आ रहा है, मतलब 2k आना चाहिए हमारा। यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 + c, तो 4 नहीं k ही आएगा यहाँ पर,
इनका कैसे अलग आ रहा है हमसे? अलग तो नहीं आना चाहिए भाई। पाई का वैल्यू -4 हो गया, जेड का वैल्यू हो जाएगा सी, एक्स का वैल्यू सी आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वैसे हमारा ये इसका आंसर आएगा राइट। देखिए एक हमने फर्स्ट केस पर बेस्ड क्वेश्चन लिया, एक ये हमारा सेकंड केस पर था, एक क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ थर्ड केस पर बेस्ड। तो तीनों हमारे जो केसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इन पर बेस्ड आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं राइट। तो नेक्स्ट थर्ड केस में लेने वाला हूँ। अच्छा एक मिनट, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये आपको, अब ये क्लियर दिख रहा होगा राइट। तो जेड का वैल्यू हमारा कितना है के। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, केस थर्ड पर बेस्ड है, क्योंकि तीनों केस क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम एक नया केस जिसमें कि हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, एक ऐसा क्वेश्चन हम लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि m मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 है हमारी, n नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे यहाँ 4। अब हम r को निकाल लेते हैं। ये तो हम क्लियर हैं कि भाई हमारा जो m है वो लेस देन n है। तो जब r, इस केस में हुआ क्या कि भाई r जो होता है वो हमेशा हमारा लेस देन और इक्वल टू m होता है, तो 100% यहाँ पर r जो आएगा वो n से छोटा होगा 100% केस थर्ड वाले में, क्योंकि हमारा r हमेशा भाई जितनी इक्वेशन है उतनी तो रो बनेंगी और रो से ज़्यादा कभी रैंक हो नहीं सकती, 3 हो सकती है इसकी मैक्सिमम रैंक, लेकिन वेरिएबल तो ऑलरेडी 4 है राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिख लेंगे हम। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, ये हमारा आएगा 4 मीन्स ये आएगा ax इक्वल टू ए कितना हमारा 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1। यहाँ पर z नहीं था तो हम 0 z लिख लेंगे, 0 1, यहाँ पे आएगा x y z u इज इक्वल टू ओ मीन्स नल मैट्रिक्स। अब हम सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पर हम देखो ये जो भी केसेस है उनको समझने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ वन बनाने का प्रयास करते हैं, वन को हम रो को इंटरचेंज तो हम इजीली कर सकते हैं। रो को ध्यान रखना, इस केस में हम रो को जो रोज होती हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉलम को इंटरचेंज करना है तो हमें यहाँ पर वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम रो को इंटरचेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आंसर सही आएगा। लेकिन जब भी आप कॉलम को इंटरचेंज करें वन बनाने के लिए तो इस बात का ध्यान रखना। आप जो मैं बताने वाला हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, यहाँ पर नोट करिए आप पॉइंट को। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर वन बनाना है हमें, तो हमने थर्ड रो को फर्स्ट पे लेंगे मान लीजिए आप, तो आपको करना क्या है कि तुरंत जो थर्ड वाले कॉलम को फर्स्ट कॉलम पे ले गए। देखा आपने, थर्ड वाले कॉलम को हम कहाँ ले गए, फर्स्ट वाले पर। तो आपको थर्ड वाले वेरिएबल को फर्स्ट पे ले जाना होगा, मीन्स z y x u, और फर्स्ट वाले वेरिएबल को थर्ड पर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप रो को इंटरचेंज कर करके आप यहाँ वन बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू नोटेड डाउन राइट। हमने क्या किया है डायरेक्टली यहाँ पर C1 को चेंज किया है C3 से, तो हमने यहाँ पर ये वेरिएबल भी चेंज कर दिया हमने। अब इस वन के यहाँ पर तो कितना है 2 है, ये सॉरी ये 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है ये यहाँ आ गया, ये सेम रहा, ये यहाँ पे आ गया 462, ठीक हाँ। अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 4R1। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये नहीं मिल जाएगा x y z u इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ 4 टाइम्स माइनस करेंगे तो 1 2 4 3 0, इसका 4 टाइम्स माइनस करेंगे 4 8, तो -5, इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 16
-10 हो जाएगा ये। मतलब चेक कर लेते हैं, इसका 4 टाइम्स हो गया 8 को माइनस करेंगे तो -5, 16 को करेंगे -10, इसका 4 टाइम 12 और 12 को माइनस करेंगे तो -5, ये हो गया 0 1 2 1, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब यहाँ पर ये -5 -10 -5 बनना है। अगर हम रो में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये रूल्स आप ध्यान रखिएगा, आप जो मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा जो R2 हो जाएगा वो हो जाएगा -1/5 R2, मतलब R2 में मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 2 4 3 0 1 2 1 0 1 2 1, ये हमारा हो जाएगा x y z u इज इक्वल टू u। इसको मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो ये हमारा कंप्लीट नेक्स्ट ऑपरेशन और लगाने वाला हूँ मैं, कौन सा, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, तो हमें ये मिल जाएगा 1 2 4 3 0 1 2 1 0 1 2 1 और 0 0 0 0, ये हमारा है x y z u इज इक्वल टू o। ये दिख रहा है एकदम। अब बताएंगे अब रैंक कितनी हो जाएगी इसकी रैंक हमारी हो जाएगी 2, तो r इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इस केस में हमने पहले बता दिया था कि भाई r हमारा लेस देन n हो जाएगा, 100% तो होना ही है। थर्ड केस है ना ये, जिसमें हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा है, राइट। r इज लेस देन n, n इक्वल टू 4 है, r इज लेस देन n, देयरफॉर n माइनस r इज इक्वल टू 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे हमारे यहाँ पर, है ना। इसका मीनिंग क्या, दो वेरिएबल्स को हमें चूज करना होगा टू फाइंड द नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए लास्ट में क्या करना है आपको, ये सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। आप सॉरी एक हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, जेड वाई एक्स यू है, जेड वाई एक्स यू, जेड वाई एक्स यू, ये कितना है जेड वाई एक्स यू, तो ये करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा आपको, जेड प्लस 2y जेड वाई एक्स यू प्लस 4x प्लस 3u इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा 0z, मतलब z ख़त्म हो गया, y प्लस 2x प्लस u इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमें दो वेरिएबल को हम चूज कर लेंगे। मान लीजिए हमने मान लिया, आपने ये x है ना, x को मान लीजिए आप, हमने मान लिया y इज इक्वल टू x इक्वल टू c1, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, x इक्वल टू c1 और y इज इक्वल टू c2। जब आपने x को c1 माना, y को आपने c2 माना, तो u कितना मिलेगा, u आपको मिल जाएगा माइनस का 2c1 माइनस का c2, और इस u का वैल्यू यहाँ पुट करके आप z का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन में z का वैल्यू निकाला ना मैं, z प्लस y कितना है हमारा 2c2, x कितना है हमारा 4c1 और हमारा u है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6c1 और माइनस का हो जाएगा 3c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3c2 सॉरी c1 हो गया माइनस का 2c1 और माइनस का c2 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2c1 प्लस c2 मीन्स x इज इक्वल टू c1, y इज इक्वल टू c2, z इक्वल टू 2c1 प्लस c2 और u इज इक्वल टू माइनस का 2c1 माइनस का c2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आंसर को चेक कर लेते हैं। देखो वेरिएबल आपने क्या चूज किए हैं, इससे आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है। आपका वेरिएबल अगर आपने डिफरेंट चूज किए हैं तो y का वैल्यू इनका अलग आ रहा है, हमारा अलग आ रहा है, क्योंकि देखो है क्या, हमने यहाँ पर चूज किया है x और y को। अगर मान लीजिए आप x और u को चूज करेंगे तो कुछ डिफरेंट आएगा, लेकिन जो फाइनल जो हमारा आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा वो सही माना जाएगा आपका एकदम। भाई हमने यहाँ पर x और y को माना है, हो सकता था आप जो है z और किसी और को मान लेते आप, तो आपको जो भी आपने माना है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। जो भी आप जिस भी वेरिएबल में मानते हैं, जिस भी आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आपने चूज किए हैं, हमने x और y को चूज किया है तो ये x और y के लिए ठीक माना जाएगा।
आपका जो आंसर है वो बुक से डिफरेंट हो सकता है लेकिन राइट होगा, डिफरेंट बट राइट, राइट, ठीक है ना। अगर आप कुछ और मानते, भाई आपने y और u को माना होता तो हमारा x का वैल्यू डिफरेंट आता, राइट, क्योंकि x और y तो हमने माने हैं। तो लेकिन जो u और b, u और z जो हैं वो x और y की फॉर्म में है, मतलब C1 C2 की फॉर्म में है। जो हमारे u और z हैं वो x और y मतलब C1 C2 की फॉर्म में है। देखते हैं वीडियो कितना लेंथ हो गया, वीडियो का लेंथ कितना हो गया उसी हिसाब से देखते हैं। देखिए अब है क्या, एक दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं जिसमें हमें लैम्डा का वैल्यू, के का वैल्यू फाइंड करना होता है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। केवल 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, 1-2 क्वेश्चन हमें कराने हैं जिसमें हमें मान लीजिए इस तरह से दे रखे होते हैं, उसमें क्वेश्चन हमको बता दें, आपको आईडी दे दें, यहाँ के है, यहाँ के दे देंगे तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी होगी कि भाई हाँ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन जो है हमारा वो 0 सॉल्यूशन रखता है। अब 0 सॉल्यूशन कब रखेगा, जब r इज इक्वल टू n होगा, तो हम वहां से k का वैल्यू फाइंड कर देंगे। r इक्वल टू n कब होगा, जब r इक्वल टू n तब होगा जब हमारा नंबर ऑफ अननोन्स मीन्स वेरिएबल इज इक्वल टू रैंक होगा, और रैंक फुल होने के लिए उसके डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना पड़ेगा। वो बताएंगे, वहीं पर बता देंगे, क्लियर कर देंगे एकदम। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।